और हमें निशाना इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि हम पॉलिटिकली बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हैं, पॉलिटिकली एक तरह से इररिलेवेंट है और हमें निशाना बनाना आसान है। ये चैलेंज हमारे लिए बड़ा लंबा चलेगा। आज वक्फ का मसला ख़त्म हो भी जाएगा तो कल दूसरे तीसरे मसले खड़े हो जाएंगे। तो हमें अपने लिए न सिर्फ खुद को इसके लिए तैयार करना है बल्कि अपने आने वाली नस्लों को भी इसके लिए तैयार करना है ताकि हम इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। आज हम सब यहाँ वक्फ के मसले को लेकर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मसला सिर्फ वक्फ का नहीं है, मसला हमारे वजूद का और हमारी पहचान का भी है। ऐसे हालात में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ख़ासतौर से जो अभी रूलिंग क्लास है, इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर उन्होंने इलेक्शन जीतने का एक बड़ा आसान तरीका ढूंढ लिया है और वो आसान तरीका है कि मोबिलाइजेशन और पोलराइजेशन के लिए हमें निशाना बनाया जाए। और हमें निशाना इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि हम पॉलिटिकली बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हैं, पॉलिटिकली एक तरह से इररिलेवेंट है और हमें निशाना बनाना आसान है। तो ऐसे में अब हम उनका सामना किस तरह से करें, मैं आपसे ये बतलाना चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में किसी भी सूरत में हमें मायूस नहीं होना है। जब ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं तो वो हमें एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे लिए मौका है खुद अपने अंदर झांक के देखने का और अपने आप को इस आने वाले चैलेंज के लिए तैयार करने का। ये चैलेंज हमारे लिए बड़ा लंबा चलेगा। आज वक्फ का मसला ख़त्म हो भी जाएगा तो कल दूसरे तीसरे मसले खड़े हो जाएंगे। तो हमें अपने लिए न सिर्फ खुद को इसके लिए तैयार करना है बल्कि अपने आने वाली नस्लों को भी इसके लिए तैयार करना है ताकि हम इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। एक चीज़ मैं आप सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा मुल्क है और हमने अपनी और अपनी नस्लों की तरबियत इस तरह से करनी है, इसके हर गोशे पे छा जाना है। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने अपने बारे में रख के आपसे विदा लेना चाहूँगा कि मैं मेरठ शहर का रहने वाला हूँ और मेरे ख़ानदान में कभी किसी ने नौकरी नहीं की। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरठ की तारीख़ में जब से मैंने होश संभाला है, ये जो हालात आज पूरे मुल्क के अंदर चल रहे हैं, मैंने अपने बचपन से उन्हें महसूस किया है। और 19 मई 1987 को मेरठ की तारीख का सबसे ज़बरदस्त कम्युनल राइट हुआ था। 19 और वो कम्युनल राइट तकरीबन 2 हफ्ते तक कर्फ्यू वहाँ पे रहा और 2 हफ्ते के कर्फ्यू के बाद जब कुछ घंटों की कर्फ्यू में ढील दी गई तो जो मेरी इंटरव्यू की कॉल थी वो पोस्टमैन ने घर के सामने ला के डाली थी। मैंने आर्मी के लिए रिटन एग्ज़ाम दिया था और मुझे पता लगा कि मेरा इंटरव्यू बेंगलोर के अंदर है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे मौके पे एक पीएसी के कमांडेंट हमारे घर के सामने उनकी ड्यूटी थी। उन्होंने अपनी गाड़ी से मुझे बस स्टैंड तक छुड़वाया और बस स्टैंड से बस पकड़ के मैं बेंगलोर के अंदर पहुंचा और बेंगलोर में 18 लड़के इंटरव्यू के लिए थे। उन हालात में भी जिसका सिलेक्शन हुआ मैं सिर्फ अकेला था और सिलेक्शन होने के बाद मैं जिस ब्रांच में गया मैं उसकी हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर पहुंचा और यहाँ पहुंचने के बाद जब मैं जनरल के लिए अप्रूव हो गया, मुझे जनरल बनना था। मेरी मेडिकल कैटेगरी के अंदर एक इशू ये था कि मैं 9000 फुट की ऊंचाई पे परमानेंटली पोस्ट नहीं किया जा सकता था।
लेकिन मेरी जनरल की वैकेंसी दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर पे थी। इस ग्राउंड पे मुझे प्रमोशन डिनाई किया गया। मैं अपने हक के लिए लड़ा, एएफटी के अंदर लड़ा, मैंने अपना केस जीता। फिर कोशिश की गई कि जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना किया जाए और मुझे उसी रैंक में रिटायर कर दिया जाए ब्रिगेडियर की। तो मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना केस लड़ा, उन्होंने मेरा रिटायरमेंट स्टे कर दिया और मेरी वैकेंसी भी रिजर्व कर दी। फिर मेरा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला और मैं शुक्रगुजार हूं कपिल सिब्बल साहब का जो मेरे लिए खड़े हुए उस केस के अंदर, और वहां से केस मैंने जीता और जीतने के बाद फिर मैं जनरल बना। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मैंने पूरी मेहनत से अपना काम किया और अपना काम करने के बाद रिटायरमेंट के वक्त मुझे राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। और जिस दिन मैं रिटायर हो रहा था, आर्मी चीफ ने मुझे बुलाया और बुला के मेरे से उन्होंने एक बात कही कि तुम्हारी ब्रांच में सब तुम्हारी बात मानते हैं, तुम रिटायरमेंट के बाद भी सबको गाइड करते रहना। ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात थी। ये सारी बातें मैं आप सबके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि कैसी भी मुश्किलें आए, आप अपना स्ट्रगल करते रहिए। इस मुल्क के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अपनी जगह बनाइए और कैसे भी हालात में नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। और याद रखिए कि ज़िंदगी और मौत, इज्जत और जिल्लत और रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।